हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, हिंदी का पेपर आपका हो चुका है। आई होप हिंदी का पेपर आपने बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि पेपर भी अच्छा आया था और मेरे बच्चों ने पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी थी। तो आपका हिंदी का पेपर तो बहुत बहुत अच्छा गया होगा। अब आगे किसका पेपर है? अब है बायो का। तो देखो, बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट हैं, ठीक है। तो 5 यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इतना कवर कर लिया ना, तो आपका ना 70 में से 70 लाने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आपको ये ना बिल्कुल मन लगा के ये क्वेश्चन सारे रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से आपको रीड करना है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, हम लास्ट वाली यूनिट से शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। तो इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला है जीव और समष्टियां, दूसरा है पारितंत्र और तीसरा है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं ये टोटल 14 नंबर कवर करते हैं, मतलब 14 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो अगर ये 3 चैप्टर आपके क्लियर हैं तो आपके 14 नंबर भी क्लियर हैं। तो हम इनको देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपका, तो ये है की स्टोन जातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। या की स्टोन प्रजातियां क्या हैं, तो ये आपको कवर करना है। तो थोड़ा सा इसमें देखो, की स्टोन जातियां क्या होती हैं। मतलब ऐसी जातियां जो अन्य जातियों की तुलना में उनकी संख्या भी बहुत अधिक हो और वो बहुत तेजी से वृद्धि करें, बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैली हो, ठीक है। वो आपकी क्या कहलाती हैं? की स्टोन जातियां, ठीक है। जो बहुत ज्यादा क्षेत्र में, बहुत ज्यादा क्षेत्र को कवर करती हों और बहुत तेजी से संख्या में वृद्धि करें, वो आपकी क्या कहलाती हैं? की स्टोन जातियां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। इसके बाद ये है आपका स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा या अंतर जातीय स्पर्धा को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। स्पर्धा मतलब कंपटीशन, ठीक है। तो जातियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, चाहे वो कोई हो, ठीक है, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में हो, चाहे वो आप इंसानों में ही देख लीजिए, एक दूसरे से आगे बढ़ना, आगे निकलने की होड़ ही आपका क्या कहलाता है? स्पर्धा या कंपटीशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपका सहोपकारिता या परस्परता, या इसी को हम म्यूटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, तो इसको भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। मतलब ये क्या होता है सहोपकारिता? मतलब दो ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हों और साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हों, वो आपका क्या कहलाता है? सहोपकारिता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइकेन, आपको ये समझाया था। लाइकेन क्या है? ये कवक और शैवाल आपस में सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, जिसमें से शैवाल हरा होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण करता है और कवक को भोजन देता है, खुद भी करता है। और जो आपका कवक है ये पानी वगैरह अवशोषित करता है, मिनरल्स अवशोषित करता है और किसको देता है? शैवाल को। तो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए आपस में जीवन व्यतीत करते हैं साथ में। तो ये आपका क्या कहलाता है? सहोपकारिता, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलेंगे? म्यूटेलिज्म। फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। परिजीविता क्या है, सहभोजिता क्या है और सहजीवन क्या है। तो दोस्तों ये टॉपिक ना अच्छे से आपको कवर करना है। ये तीनों चैप्टर आपके 14 नंबर क्लियर करने 14 नंबर क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आता है अनुकूलन की परिभाषा लिखिए। अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन, ये देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है। तो ये 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो ये इसको अच्छे से पढ़ना है। लवण मृदोद्भिद कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? मैंग्रोव पौधों में प्रतिस्थ अंकुरण या जरायुस्ता, आपको बताया था कि जो खारे पानी
के साइड में या समुद्र के बगल में वनस्पतियां पाई जाती हैं। वो मैंग्रोव होती है, इसमें प्रतिस्थ अंकुरण पाया जाता है, मतलब जो अंकुरण होता है ये किसमें हो जाता है, फलों के अंदर ही होता है, ठीक है। और जब अंकुरित होकर ये बीज गिरते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पानी के बहाव में चले जाते हैं और इस तरह से इन वनस्पतियों का फैलाव हो जाता है, ठीक है। और देखो, या चाहे तो ये पूछे चाहे मैंग्रोव पूछे, ये इनका मतलब एक ही है, लवण मृदोद्भिद, मतलब जो लवणी जलाशयों के किनारे पाए जाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, लवण मृदोद्भिद प्लांट, ठीक है। तो इस तरह की वनस्पतियां ज्यादातर समुद्र के किनारे ही पाई जाती हैं, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, लवण युक्त होता है। इस तरह की वनस्पतियां वहीं पे उगती हैं, ठीक है। ये भी कवर कर लेना है आपको अच्छे तरीके से। फिर ये क्वेश्चन है आपका मरुद्भिद्य। अभी हमने लवणोद्भिद्य पढ़ा, अब मरुद्भिद्य, ठीक है। इनके आकार के एवं आंतरिक लक्षणों का उदाहरण से वर्णन कीजिए। तो आपको पता है, जो रेतीली जगह या मरुभूमि पे या आपके रेगिस्तान वगैरह में जो वनस्पतियां उगती हैं, जो कम पानी में अपनी ग्रोथ करने के लिए अनुकूलित होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, मरुद्भिद्य, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से कवर करना है, इस क्वेश्चन को भी। और देखो, इसी में क्वेश्चन है नागफनी एक मरुद्भिद्य है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है जो नागफनी या कैक्टस होता है वो कैसा प्लांट है, मरुद्भिद्य प्लांट है, जो कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ करता है। और उसमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं उसके शरीर में, आपको पता है उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती, उसमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करती हैं तो पानी का ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसी वजह से इन पौधों में पत्तियां नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अच्छे से कवर करना है। तो देखो, जो आपका जीव और समष्टियां हैं इसमें इतना ही क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जैसे ये आ गया समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है कि समष्टि क्या होती है, समुदाय क्या होता है। देखिए, जैसे इंग्लिश हिंदी वर्ड थोड़ा कठिन लगे ना तो इंग्लिश भी देख लिया करो। समष्टि मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, और समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, ठीक है। तो किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जातियों या जीवों की कुल संख्या को क्या बोलेंगे, समष्टि। समझ में आ रहा है। किसी खास समय में एक ही क्षेत्र में विशेष जातियों की संख्या में कुल संख्या को हम क्या बोलेंगे, समष्टि, ठीक है। और किसी विशिष्ट आवास स्थान के जीव समष्टियों, मतलब समष्टियों का समूह क्या कहलाएगा, समुदाय। किसी खास जाति का समूह समष्टि एक ही जगह पर, और इन समष्टियों का समूह आपका क्या कहलाएगा, समुदाय। तो ये भी आपको कवर कर लेना है। अब हम अपने अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, पारितंत्र। तो अब हमारा चैप्टर है पारितंत्र, ठीक है। तो इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए, हीमोग्लोबिन, पहला ही क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा लेग हीमोग्लोबिन में अंतर बताइए, ठीक है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है, जो श्वसन वर्णक है और ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। जबकि जो आपका लेग हीमोग्लोबिन होता है वो कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये कवर करना है आपको। इस लेग हीमोग्लोबिन में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये सहजीवी जीवाणु, जैसे जो राइजोबियम होते हैं ना, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम, जो किस में पाए जाते हैं, जो दालें होती हैं उनकी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो ये भी आपको कवर करना है क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों, ये आपका खाद्य श्रृंखला का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला और आपका खाद्य जाल, ये बहुत बार कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसको अच्छे से कवर करना है। देखो, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की प्रारूपिक खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए या खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई तरह से आता है और खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर भी पूछता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो, यहाँ भी ये पूछा गया है, खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ भी ये क्वेश्चन है, देखिए, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से।
फिर ये क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए। जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। घास स्थल का पिरामिड, ठीक है, और जैव मात्रा जैव भार का पिरामिड। तो ये जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है कि किसी की संख्या, आपको पता है ना कि ये जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, जैसे हम बोले घास के मैदान का पिरामिड, तो घास के मैदान का पिरामिड ये देखिए, ये घास के मैदान का पिरामिड कैसा होगा, सीधा, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे मोटे प्लांट हैं और घास है उनकी संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, और संख्या के आधार पर ये पिरामिड है ना, तो इसकी संख्या ज्यादा होगी तो ये भाग चौड़ा होगा। फिर उस पे जो कीड़े निर्भर रहते हैं उनकी संख्या कम होगी तो ये भाग थोड़ा इसे पतला होगा। फिर जो इन कीड़ों को खाते हैं, जैसे मेढक खाता है, तो ये संख्या में इनसे कम होते हैं, तो ये देखो और थोड़ा सा कम हो गया। फिर जैसे मेढक को कौन खाया, सांप, तो सांप की संख्या मेढक से भी कम हुई तो ये थोड़ा और पतला हो गया। फिर जैसे सांप को किसने खाया, मोर, तो उनकी संख्या सांप से भी कम, तो ये लास्ट में चल के और ज्यादा पतला हो गया। तो इस तरह से पिरामिडों का निर्माण होता है। जबकि संख्या के आधार पर अगर हम वृक्ष के पिरामिड की बात करें तो आपको पता है कि वृक्ष में जो ये कीड़े मकोड़े रहते हैं, ठीक है, ये वृक्ष हो गया, तो वृक्ष की संख्या कैसी है, कम, एक पेड़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वृक्ष की संख्या एक हो गई। अब इन वृक्षों पे क्या है, पक्षी बैठते हैं, तो पक्षियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। एक वृक्ष पे, वृक्ष तो एक ही है लेकिन पक्षी उसमें बहुत सारे बैठ जाते हैं। अब इन पक्षियों में जो छोटे छोटे जम्स कीड़े मकोड़े होते हैं, बिल्कुल बारीक से, छोटे छोटे से, तो एक पक्षी में एक ही थोड़ी ना होगा, एक पक्षी में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो इनकी संख्या पक्षियों से भी ज्यादा। अब इन कीड़े मकोड़ों को मारने वाले या खाने वाले जो बहुत छोटे मोटे आपके कौन से हैं, हाइपर पैरासाइट्स, ठीक है, ये इनके पैरासाइट्स हो गए जो इस पे डिपेंड रहते हैं, पक्षियों पे। अब इन पैरासाइट्स पे जो आपके इनसे भी छोटे मोटे जीव निर्भर रहते हैं उनको हाइपर पैरासाइट बोलते हैं, तो उनकी संख्या इनसे भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से इन पिरामिडों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीव भार का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड, इसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायग्राम बायो में बना सको तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपने हर आंसर डायग्राम से कर लिया तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका बायो का पेपर बिंदास जाने वाला है। फिर आपका ये क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उच्च मांसाहारी में क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। फिर है आपका ये भारतीय पर्यावरण के एक पारिस्थितिकी समूह का उदाहरण दीजिए, इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी कवर करना है। एक क्वेश्चन ये है आपका कि नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का महत्व समझाइए, ठीक है। केवल रेखीय चित्र की सहायता से नाइट्रोजन चक्र प्रदर्शित कीजिए, इसको इस तरह से भी पूछा गया है। देखिए, नाइट्रीकरण का वर्णन कीजिए, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, दलहनी पौधों के जड़ में। तो ये कई तरह से पूछा गया है, लेकिन सबका सार एक ही है कि नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है कि नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है, कैसे एक जीव से दूसरे जीवों में यह जाता है, और दलहनी पौधों की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे करता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको कवर करना है, एक टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन सबको आपको कवर करना है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में, विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला ही क्वेश्चन है, देखिए, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियां लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस, ये MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है, तो ये MCQs का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर IUCN इसका फुल फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरह के क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रीय
जंतु का नाम बताइए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भारत का राष्ट्रीय जंतु कौन सा है? बाघ। ठीक है। इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो ये किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो इसको देख लेना है। राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव सेंचुरी में क्या अंतर होता है, ये भी कवर कर लेना है आपको। और उत्तरी भारत, देखो यूपी का पेपर है, तो उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम। ठीक है, यूपी स्पेशल अगर देखा जाए तो देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी, यूपी में। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब अगर पूरे आपके उत्तरी भारत का पूछा जाए तो उत्तराखंड भी उत्तरी भारत में ही आता है, जम्मू एवं कश्मीर भी आता है। तो नंदा देवी, कार्बेट, दचिग्राम, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये देखो अलग से पूछा गया उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम, तो आपको पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा ये आपके जो हॉट स्पॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? तो इसको भी आपको कवर करना है। इसके बाद है आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों का वर्णन रहता है, जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो विलुप्त नहीं है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका संरक्षण किया जाना है। तो ये सारा डाटा जिस बुक में रहता है वो आपका क्या कहलाता है? रेड डाटा बुक। तो इसको भी कवर करना है आपको। फिर है भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां, शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं? किन्हीं 2 संकटग्रस्त जातियों के नाम। तो देखिए बोर्ड भी उन क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देता है जिसमें बच्चे के क्या आइडियाज हैं इन चीजों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर, और बच्चे के अपने तर्क क्या हैं, तो और बच्चों को कितनी जानकारी है इसके बारे में। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर भी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कवर करना है। फिर आपका एक ये क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, आप जरूर कवर कर लोगे। फिर आपका आता है देखो घड़ियाल परियोजना क्या है और बाघ परियोजना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। ठीक है, हाँ, और आपका ये घड़ियाल परियोजना 1975 में। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद आपका ये आता है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, कौन कौन से आरक्षित क्षेत्र हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो ये क्वेश्चन भी कवर करना है। और ये है प्राणी विहार क्या है, भारत के 2 प्राणी विहारों के नाम। अभ्यारण्य क्या है, अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये है वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण के 2 उपाय। ठीक है, स्वस्थाने बहिस्थाने। तो स्वस्थाने मतलब जो जहाँ पे जो जीव रह रहा है, जो जानवर रह रहे हैं, वही उसी जगह पर उसका संरक्षण कर देना स्वस्थाने। बहिस्थाने किसी दूसरी जगह पे, उनकी अनुकूलित जगह पे ले जाकर उनका संरक्षण करना आपका बहिस्थानिक संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों चैप्टर जो आपका ये है ना, जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है, लास्ट आपका यूनिट है, उसके आपके सारे जो आपके चैप्टर हैं, मतलब यूनिट कौन सा है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, 5वीं यूनिट। इसमें जो आपके तीनों चैप्टर हैं, जीव तथा समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये तीनों के क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर इतना आपने कवर कर लिया ना, तो आपके इस तीनों चैप्टर में से 14 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो वो आपके सारे के सारे 14 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, अब हम अगले आप इसके पहले के जो यूनिट हैं वो हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो इसको आप कवर कर लेना। ठीक है।